तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इसे इंटरफेरेंस भी कहेंगे और इसका डेरिवेशन पार्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसको शुरू करते हैं। अब देखो, सुपरपोजिशन करने के लिए आपको दो वेव्स चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वेव को मूव कर रहे हैं, डन, मूव करने वाले हैं। तो जब वो दो वेव आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे बड़ा वाला वेव क्रिएट होगा कि छोटा वाला वेव क्रिएट होगा, वो हमें पता करना है। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेता हूँ। अब देखो, इसको पहले थोड़ा समझना, डन। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो एक स्ट्रिंग को हिलाने वाला है, ठीक है। इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा है जो इसी स्ट्रिंग को हिलाने वाला है, डन। अब देखो, अभी मान लो कि अभी टाइम हुआ है तुम्हारे पास 4 बजा है, ठीक है। सुबह 4 बजा है, 4 AM। यहाँ पे ये भी दोनों 4 AM है, दोनों दोस्त हैं। अब ये लोग क्या बोले कि भाई बराबर 4 बजने बाद हम लोग वेव को हिलाना शुरू करेंगे, ये दोनों साइड से। अब देखो 4 बज गया, इसने वेव हिलाना शुरू कर दिया, डन। तो ये रहा उसका वेव बन रहा है, डन। अभी देखो, अभी 4:01 हो चुका है, 4:01 हो चुका है और वेव अभी यहाँ तक पहुँच चुका है, डन। अभी वेव यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर हम इसको एंगल के टर्म पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा एक सेमी सर्कल 180 डिग्री, ये पूरा एक सेमी सर्कल एक और 180, मतलब 360, एक साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट साइकिल में देखो, ये हुआ 180, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत एंगल गया है, मतलब इस तरह कुछ हाफ एंगल गया है, मतलब क्या है 180 + 90, मतलब अभी कितना, यहाँ पे एंगल कितना 270 डिग्री चल रहा है। आइडिया मिला। यहाँ पे पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे हाफ, दैट इज़ 180, और यहाँ लगभग हाफ के आसपास, तो लगभग 270 डिग्री के आसपास कुछ एंगल है। अभी जब 4:01 हुआ तब तक इस बंदे ने वेव को नहीं हिलाया। अभी जाके ये 4:01 में वेव को हिलाना शुरू करता है। अब जब ये 4:01 पे वेव को हिलाना शुरू करेगा तो अभी देखो, अभी इसने अभी शुरू किया, लेकिन अभी इस बंदे ने, ये जो ए बंदा था, ए बंदे ने वेव के एंगल को कितना बना लिया, 270 बना लिया। अभी देखो, इस टाइम में जब इसके 4.1 में जब इसने वेव को हिलाना शुरू किया तो इसका एंगल कितना है इस केस में, अभी 0 डिग्री है क्योंकि अभी शुरू करने वाला है। इसका एंगल कितना है, अभी इसने ऑलरेडी कितना एंगल 270 डिग्री में रखा है, ठीक है। क्योंकि 360 के बाद जब रिपीट होता है ना तो हम उसको ऐड नहीं करते, हम अगेन नेक्स्ट साइकिल का उसको ऐड करेंगे, डन। तो ये अभी 270 डिग्री में है। तो इनके बीच में फेज़ एंगल कितना है, फेज़ मतलब कौन कितना पीछे है। तो मैं बोल सकता हूँ BA से कितना एंगल पीछे, 270 डिग्री एंगल पीछे, डन ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, BA से कितना फेस पीछे, 270 डिग्री। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ AB से 270 डिग्री प्लस में है, 270 डिग्री फेस प्लस में है, डन। तो फेस क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस। तो अभी एक कहाँ पे, अभी 0 डिग्री में। अच्छा, मैं ए के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ, फेज विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो अभी ए को कितना फेज मिल चुका है, 270 डिग्री मिल चुका है, मतलब उसने 270 कर लिया। 4:01 में उसने हिलाना जब शुरू किया तो उसका 0 डिग्री है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 270 डिग्री है। और एक कांस्टेंट मतलब हमेशा मेंटेन होता है, ठीक है। 270 डिग्री थ्रू आउट द मोशन मेंटेन होगा। अब जब इसने हिलाना शुरू किया इस वेव को, अभी कितना बजे, जब उसने यहाँ तक किया, ये जो पीछे वाला वेव है ये भी थोड़ा बहुत आगे आया होगा, डन। अभी देखो, एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो एक लौता ही रस्सी है ना, इस रस्सी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में दोनों वेव मीट करने वाला है। ये जो लाल वाला वेव जो ये 4:01 पे हिलाना शुरू किया, और ये जो ए वाला वेव जो उसने 4 बजे शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे एक ही रस्सी है तो ये दोनों वेव कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे पहुँचेगा। अब जब इस P पे मतलब ये जो वेव है जब इस P पॉइंट पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कैसा पैटर्न क्रिएट होगा, क्या ये बहुत बड़ा वेव बनाएगा या बहुत ही छोटा सा वेव बनाएगा। वेव मतलब इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बहुत ही मैक्सिमम डिस्प्लेस करवाएगा या फिर बहुत ही मिनिमम डिस्प्लेस करवाएगा, वो हम निकालना चाहते हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, इनिशियली ए वाला वेव शुरू हुआ था तो इसको भी इंग्लिश में लिखते हैं, लेट द फर्स्ट वेव started at time t and equation of the wave इस वेव का इक्वेशन क्या बना देंगे फिर हम लोग, y1 = a फॉर एम्पलीट्यूड,
हम लोग इस केस में दोनों के, ये लोग दोनों सेम एम्पलीट्यूड के बनाने वाले हैं, ठीक है, मानने वाले हैं हम, ठीक है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द वेव y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, सॉरी kx माइनस ओमेगा टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, डन। अगेन आफ्टर टाइम टी डैश टाइम के बाद पर्सन बी स्टार्टेड oscillating with phase difference इस केस में तो 270 डिग्री आया था। जनरल में कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी फाई, ठीक है। इस केस में जो मैंने समझाया था उस केस में 270 डिग्री फेज था। जनरल में कोई भी एक टर्म फाई ले लेते हैं, ठीक है। फाई भी एक एंगल का नोटेशन होता है, डन। देन इसका वेव का इक्वेशन क्या रहेगा? अगर इसको इसका मतलब ए अभी जहाँ पे है वहीं पे अगर जाना है तो इसको क्या इक्वेशन आ जाएगा? y2 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ए सेम, प्लस इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ फाई फेस को कवर करना पड़ेगा। तभी क्या करेगा, तभी क्या होगा, इसने 4:01 पे शुरू किया, तब भी क्या दिखेगा उसको कि हाँ भाई उसने 4 बजे किया, अगर वो फाई डिफरेंस कवर कर लेता है। तो ये रहेगा इसका सेकंड इक्वेशन, डन। यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हुआ है। अब देखो देयरफॉर अब रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो भाई वेव क्या होता है, एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है, आगे बढ़ता है। डिस्प्लेस क्या होता है, पार्टिकल होता है। देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब वो जो पार्टिकल है क्या बहुत ही ओवरशूट करेगा या बहुत ही नीचे आएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2, डन। ये जो दो वेक्टर्स है ना, एक क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना, y1 क्या है डिस्प्लेसमेंट, y2 क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर्स है। तो हमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का वेक्टर सम करना होगा, डन। अब करते फिर आगे। अब देखो अब थोड़ा मैथ वाले टर्म आ जाएंगे। तो मैं जब y नेट निकालूंगा तो मेरे पे क्या, पहले y1 क्या है मेरे पे, देखो ज़रा एक बार, ये देखो a साइन kx माइनस ओमेगा टी, प्लस y2 कितना है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस एक फाई, यही है ना तुम्हारा y2। अब इन दोनों के पास a कॉमन है तो इसको बाहर निकालते, a को बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस यहाँ से a बाहर निकल गया, अगेन साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, दैट इज़ ये पूरा एक टर्म देख सकते हो a के जैसा दिख रहा है, मतलब साइन a पूरा एक टर्म b के जैसा, मतलब साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो साइन a प्लस साइन b, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2, साथ में कॉस a माइनस b बाई 2, ये होता है इसका एक्सपेंशन। साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 और कॉस a माइनस b बाई 2। तो इसको उसी तरह कर लेते हैं। तो y नेट कितना हो जाएगा मेरे पे, इज इक्वल टू a बाहर रख देंगे, साइन देखो साइन a साइन b पूरा b है, ठीक है। तो 2 लिखा साइन a प्लस b, a कितना है पूरा एंगल kx माइनस ओमेगा टी प्लस b, देखो मैं यहाँ पे प्लस लिख के ऐड करने वाला हूँ, तो प्लस लिख के जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, दैट इज़ प्लस इंटू प्लस प्लस kx प्लस इंटू माइनस माइनस kx, डन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, माइनस kx, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू ए बराबर बीच का प्लस, दैट इज़ फाई। ए हो गया एक टर्म, साथ में मुझे क्या लिखना है, कॉस a माइनस बी बाई 2, दैट इज़ कॉस a कितना है तुम पे, एंगल kx माइनस ओमेगा टी। अब देखो माइनस आया ना, तो माइनस से पूरा एंगल के टर्म को मल्टीप्लाई जाएगा, दैट इज़ माइनस, और इसके सामने प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस kx, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा टी, फिर माइनस इंटू ए वाला प्लस माइनस फाई,
डन, इतना बातें क्लियर है। अच्छा डिवाइडेड बाई 2 तो लिखना ही भूल गया, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ भी है, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे भी है, ये हमें हुआ। अब देखो यहाँ पे देखते कुछ टर्म काटने वटने लायक है कि नहीं। तो वाई नेट इज इक्वल टू ए, 2 रख देंगे, साइन यहाँ रखते हुए। अब देखो यहाँ पे एक के एक्स, यहाँ पे एक के एक्स, तो कुल मिला के कितने के एक्स है, 2 के एक्स है, यहाँ पे एक ओमेगा टी, यहाँ पे एक ओमेगा टी, यहाँ पे एक और ए ओमेगा टी था, सॉरी ए ओमेगा टी था, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी आएगा, यहाँ पे एक ओमेगा टी, यहाँ पे एक ओमेगा टी, माइनस 2 ओमेगा टी और साथ में 5 डिवाइडेड बाई 2, एक टर्म हो गया। और कॉस के साथ क्या बचा था, कॉस प्लस के एक्स, मतलब माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट गया, ए भी कट गया, तो बचा क्या माइनस थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे हमें एक और चीज़ चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आया, हमें ऑलरेडी पता है कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब जब इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वाई नेट इज इक्वल टू ए 2 साइन, अब देखो थर्ड ब्रैकेट, यहाँ इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है तो मैं 2 बाहर निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ 2 बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो। तो 2 के एक्स, मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2, एक और बार 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और एक बार प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। और ए वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए वाला पूरा टर्म दैट इज कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक बातें पूरा क्लियर है। अब इसका आगे का डेरिवेशन करते हैं। अब जब हम इसका आगे का डेरिवेशन करने वाले हैं तो यहाँ देखो, सो वाई नेट किसके बराबर आ जाएगा हमारा, वाई नेट रहेगा ए 2 साइन, ब्रैकेट के अंदर ए 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 और साथ में क्या कॉस 5 बाई 2। अब देखना वाई नेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटा रहा हूँ पूरा मल्टीप्लाई, दैट इज 2 ए गया अंदर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 और साथ में कॉस 5 बाई 2। अब देखो हमें क्या पता है, वेव का इक्वेशन क्या होता है, ए के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला यही वाला होता है ना वेव का इक्वेशन। अरे यहाँ पे 5 बाई 2 छूट के आ गया, 5 बाई 2। वी नो हमें पता है इक्वेशन ऑफ वेव इज, इक्वेशन ऑफ वेव क्या है, कुछ ऐसा रहेगा ना, कंपेयर करेंगे अभी कि कैसा होता है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता है इक्वेशन ऑफ वेव। तो अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 3, लेट इट बी 3, अगर हम 3 के साथ इस चीज़ को कंपेयर करें तो अगर तुम देखो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सेम टर्म, यही सेम टर्म है पूरा, तो मतलब ये तो साइन फंक्शन गया, इसको छोड़ के बाकी जो भी बचा है वो क्या है तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। देयरफॉर एम्पलीट्यूड, इस साइन फंक्शन को छोड़ के जो भी बचता है पूरा एम्पलीट्यूड में आएगा। तो क्या साइन फंक्शन को इसको छोड़ के पूरा क्या बचता है तुम्हारे पास, 2a बचता है और कॉस 5 बाई 2 बचता है, ये क्या हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड। डन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी बनेगा वो इस एम्पलीट्यूड का बनने वाला है। तो देयरफॉर इसमें से केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें से केसेस कुछ डिस्कस करते थे। देयरफॉर केस 1, अगेन देखो केस 1 ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए बताता हूँ। केस 1 में क्या है, एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट में, डन, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, एट एनी पॉइंट इफ फेज डिफरेंस, कोई भी पॉइंट में अगर फेज डिफरेंस क्या है इज फाई, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, अगर कोई भी फेज डिफरेंस मतलब फाई अमाउंट कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तुम्हें कोई भी एक पॉइंट में, अगर 2 ऐसे वेव आ रहा है और उनका फेज डिफरेंस अगर तुमको पता है तो तुम क्या कैसे निकालोगे, a इज इक्वल टू 2a कॉस 5 बाई 2 से निकाल लोगे, फॉर्मूला डालोगे, फाई का वैल्यू अगर तुम्हें पता है फेज डिफरेंस क्या है तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। ए क्या है, ये तो इनिशियल वेव का एम्पलीट्यूड है। ये बातें आया समझ में। और इस केस में दोनों वेव का एम्पलीट्यूड हमने सेम माना था।
अब केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब केस 2 लेते हैं। लेट, मान लो लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो पहला बंदा था एक रस्सी में था ना, ये जो पहला बंदा था और ये जो तुम्हारा दूसरा बंदा है, ए बंदा बी बंदा। अब बराबर टाइम, अगर मैं 6 बजे की बात कर रहा हूँ तो बराबर 6 बजे इन्होंने एक ही साथ, ए ने भी इसको यहाँ पे वेव बनाया 6 बजे बराबर 6 बज के, इसने भी क्या किया बराबर 6 बजे एग्जैक्ट वही टाइम में इसने भी वही सेम वेव यहाँ पे बनाया। तो ये दो वेव जब आपस में मिक्सअप करेंगे ना, तो तुमको दिख रहा है ना दोनों वेव एकदम डिक्टो तरह का बना है। ये दो वेव जब आपस में मिक्सअप करेंगे, सपोज इनका एम्पलीट्यूड था जाके इसका था जाके 10, इसने भी सेम 10 का बनाया, तो इनका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ना, आइडिया मिला। ये लोग जो रिजल्टेंट वेव बना लेंगे ना, ये जो रिजल्टेंट वेव जो इस कहीं एक पॉइंट पी में बनेगा, उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी हो जाएगा, देखो ए वाला 10 ए वाला 10, दैट इज दुगना। यही होने वाला है, इसको हम प्रूव भी करेंगे थोड़ा देर में, अभी कर लेंगे। दिख रहा है ना, तो ये जो बीच में एक कौन सा डायग्राम है, ये पॉइंट पी का डायग्राम है। जो पॉइंट पी में जो वेव बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, दुगना बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा एम्पलीट्यूड। मतलब पहले अगर ये 10 मीटर का पार्टिकल डिस्प्लेस करवा रहा था, तो इस पॉइंट पे कितना करवाएगा, 20 मीटर का पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाएगा। डन। अभी लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज 0। इसका मतलब क्या, दोनों ने एक ही टाइम पे वेव को वाइब्रेट करना शुरू किया। अब देखो इसका न्यूमेरिकली निकालते हैं। सो न्यूमेरिकली निकालेंगे तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो फाई कितना आ गया आपका, 0 डिग्री आ गया। देयरफॉर एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये तो हमने एम्पलीट्यूड का जनरल फार्मूला निकाला था ना। कोई भी पॉइंट में अगर फेज पता है आपको, तो आप कैसे एम्पलीट्यूड निकालते हो, ऐसे a इज इक्वल टू 2a कॉस फाई बाई 2 में डाल के। अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2a कॉस फाई कितना है 0 अपॉन 2। 2 0 ज़ा 2 के टर्म में 0 आता है, हाँ आता है, 2 0 ज़ा 0, दैट इज कॉस 0 बचेगा। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो कितना हो जाएगा, दुगना हो गया एम्पलीट्यूड ना। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे अगर इनिशियली 10 एम्पलीट्यूड है, तो जब वो लोग इस पी पॉइंट पे मीटअप करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। डन। अब देखना वेरी इंपॉर्टेंट, दिस केस इज नोन एज, इसी केस को हम क्या बोलते हैं, नोन एज कंस्ट्रक्टिव, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, INTERFERENCE। इसी केस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डन। अब अभी तीसरा केस देख लो। चलो अब केस 3 है। डन। अब देखना केस 3 क्या कहता है, यही सेम बंदा, यहाँ पे ए खड़ा है, यहाँ पे बी खड़ा है, इन्होंने सेम वही 6 बजे वेव को हिलाना शुरू किया। अब समझना ज़रा, ये जो पहला बंदा था ना, पहला बंदा ने क्या किया, वेव को नीचे की तरफ मूव करवाया, मतलब ऐसा नीचे करके यहाँ से वेव को मूव करवाया, नीचे पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाया, तो वेव कैसा ऐसा नीचा बना। ये जो दूसरा बंदा है, इसने क्या किया, इसने पार्टिकल को पहले ऊपर डिस्प्लेस करवाया, तो इसका वेव कैसा बना, इसका वेव ऐसा बना। अगर तुम देखो इनके बीच में फेस का डिफरेंस कितना है, अभी कोई एक पॉइंट पी में तो मिलेगा, इनके बीच में फेस का डिफरेंस कितना है। एक बंदे ने क्या किया, इसने पार्टिकल को नीचे डिस्प्लेस करवाया था, तो नीचे बन गया क्रस्ट, मतलब वही ट्रफ। अभी बी बंदे ने क्या किया, पार्टिकल को ऊपर में डिस्प्लेस करवाया था, तो कितना बन गया, उसका बना ऊपर में बी बंदे का। इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, या फिर इसको हम बोलेंगे पाई। तो तुम्हारा थर्ड केस वही है। इफ़, अभी इनके बीच में एंगल का कितना डिफरेंस हो गया, 180 का हो गया ना। इफ़ द फेज डिफरेंस between the waves is 180 डिग्री और से पाई, देन एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हमें फॉर्मूला पता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना होता है, 2a cos फाई बाई 2 होता है। इस केस में हमारा फेज कितना आया, पाई आया। तो cos पाई बाई 2 मतलब क्या है, 90, और 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब अगर वो लोग ऑपोजिट फेज में इसको हिलाने वाले हैं, तो यहाँ पे बीच पॉइंट पे जब ये वेव आपस में मिलेंगे, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो कैसा बनेगा,
वेव बनेगा ही नहीं, मतलब रिजल्टेंट वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, पार्टिकल वहीं पे रहेगा, पी पॉइंट भी रहेगा, डिस्प्लेस ही नहीं होगा, बशर्ते इनके पास मैग्नीट्यूड है, बशर्ते इनके पास कुछ एम्पलीट्यूड है। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे मीटअप होगा, इस पॉइंट पे जब मीटअप होगा इन दोनों वेव का, तो यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये बातें हमें आया समझ में। और वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस केस, इसी केस को हम क्या बोलते हैं, दिस केस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव, दिस केस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डन, इसी केस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो आई बिलीव आपका पूरा टॉपिक, ये जो डेरिवेशन था इसका क्लियर हो चुका है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।